दोस्तों, डोडो पक्षी एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही रहस्य, जिज्ञासा और दर्द की भावनाएं पैदा होती हैं। दुनिया के इतिहास में बहुत कम जानवर ऐसे हैं जो इंसानों के हाथों पैदा हुए, बड़े हुए और फिर पूरी तरह से खत्म हो गए। डोडो पक्षी इसका एक शानदार उदाहरण है। ये पक्षी कोई काल्पनिक जीव नहीं है, बल्कि एक असली, शांत और अनोखी प्रजाति है जिसने कभी दुनिया पर राज किया था। सिर्फ 350-400 साल पहले डोडो पक्षी हिंद महासागर में मॉरिशस के द्वीप पर आजादी से घूमता था, लेकिन इंसानों के आने के बाद ये पक्षी बहुत कम समय में दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो गया। लेकिन आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये डोडो पक्षी कैसा था, ये पक्षी कहाँ रहते थे। इतना ही नहीं, बल्कि डोडो पक्षी की शारीरिक बनावट, उसका खानपान और रोजमर्रा की जिंदगी, प्रजनन और फैलाव, इंसानों के साथ रिश्ता और ये पक्षी दुनिया से हमेशा के लिए क्यों गायब हो गए। लेकिन ये सिर्फ एक पक्षी की कहानी नहीं है, ये इंसानी नासमझी का जीता जागता दस्तावेज है। इन सभी सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो आखिर तक जरूर देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डोडो पक्षी का साइंटिफिक नाम रैफिस क्यूकोलैटिस है। ये एक बड़ा, बिना उड़ सकने वाला पक्षी था जो कबूतर परिवार का है। भले ही ये सुनने में अजीब लगे, लेकिन डोडो पक्षी का सबसे करीबी रिश्तेदार आज का आम कबूतर है। डोडो पक्षी का पहला लिखा हुआ ब्यौरा 1598 में मिला, जब डच नाविकों ने पहली बार मॉरिशस द्वीप पर कदम रखा। उन्होंने एक अजीब, मोटे शरीर वाला, छोटे पंखों वाला निडर पक्षी देखा जो इंसानों को देखकर भी नहीं भागता था। डोडो नाम डच शब्द डोडार से आया है, जिसका मतलब है आलसी या बेवकूफ, क्योंकि ये पक्षी इंसानों के सामने बेकार खड़ा रहता था। असल में डोडो बेवकूफ नहीं थे, बल्कि वे इसलिए निडर थे क्योंकि उन्होंने कभी इंसानी शिकार का अनुभव नहीं किया था। डोडो पक्षी मॉरिशस द्वीप तक ही सीमित था, जिसका मतलब है कि ये एक एंडेमिक स्पीशीज थी। ये लिमिटेशन भविष्य में उनके खत्म होने का एक बड़ा कारण थी। तो चलिए सबसे पहले ये पता करते हैं कि डोडो पक्षी की शारीरिक बनावट कैसी थी। असल में डोडो पक्षी का शरीर भारी और गोल होता था। एक वयस्क डोडो पक्षी का वजन लगभग 18 से 23 किलो होता था और वो औसतन 1 मीटर लंबा होता था। इसके पंख बहुत छोटे होते थे, जो उड़ने में पूरी तरह से नाकाम होते थे। हालांकि इन पंखों का इस्तेमाल बैलेंस और सोशल बिहेवियर के लिए किया जाता था। पैर मजबूत और मोटे होते थे, जिससे डोडो तेजी से चल पाता था। लेकिन सबसे दिलचस्प बात इसकी बड़ी घुमावदार चोंच थी। चोंच का सिरा नुकीला होता था, जिससे सख्त खल तोड़ना मुमकिन हो जाता था। सिर पर हल्के पंख और बाकी शरीर पर मुलायम भूरे भूरे पंख होते थे। आंखें छोटी लेकिन तेज होती थी। घने जंगल में खाना ढूंढने के लिए ये नजर बहुत असरदार होती थी। डोडो की ये शारीरिक बनावट साबित करती है कि ये जमीन पर रहने के लिए पूरी तरह से बना हुआ पक्षी था। तो अब हम पता लगाएंगे कि ये डोडो पक्षी कहाँ रहता था। डोडो पक्षी का एकमात्र रहने की जगह मॉरिशस द्वीप का घना जंगल था। उस समय इस द्वीप पर कोई बड़ा शिकारी नहीं था। इस वजह से डोडो पक्षी जमीन पर सुरक्षित रूप से घोंसले बनाते थे और अंडे देते थे। डोडो आमतौर पर अकेले या छोटे ग्रुप में घूमते थे। वे दिन का ज्यादातर समय खाने की तलाश में बिताते थे। पेड़ों के नीचे पड़े फल, बीज और कंद उनका मुख्य खाना थे। जंगल का माहौल नमी वाला और गर्म था। ये माहौल डोडो पक्षी के शरीर के लिए एकदम सही था। हालांकि वे कभी उड़ नहीं सकते थे, लेकिन वे तेजी से दौड़ सकते थे और जंगल में अच्छे से घूम सकते थे। इस शांत माहौल ने डोडो पक्षी को इंसानों से डरने नहीं दिया, जिसकी उन्हें सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। तो चलिए डोडो पक्षी के खाने और प्रकृति के साथ उसके गहरे रिश्ते के बारे में जानते हैं। डोडो पक्षी ज्यादातर शाकाहारी था। उनके खाने में जंगली फल, सख्त बीज, पेड़ की कलियां और जड़ें शामिल थीं। डोडो पक्षी का एक पेड़ से बहुत गहरा रिश्ता था और वो था तंबलाकोक पेड़। इस पेड़ के बीज इतने सख्त होते थे कि डोडो पक्षी की मजबूत चोंच और पाचन तंत्र के बिना बीज उग नहीं सकते थे। बीज खाने के बाद डोडो मल त्याग के जरिए बीजों को फैला देता था, जिससे नए पेड़ उगते थे। इस तरह डोडो पक्षी प्रकृति का एक अहम हिस्सा था। उनके खत्म होने के बाद ये पेड़ भी लगभग खत्म हो गया। इससे ये साबित होता है कि किसी जानवर के खत्म होने से सिर्फ एक जानवर को ही नहीं, बल्कि पूरे इकोसिस्टम को नुकसान होता है। तो अब आइए डोडो पक्षी के रिप्रोडक्टिव प्रोसेस और रिस्की लाइफ साइकिल के बारे में जानते हैं।
डोडो पक्षी का रिप्रोडक्टिव प्रोसेस बहुत आसान था, लेकिन यही आसानी बाद में उनके लिए खतरनाक बन गई। डोडो आमतौर पर साल में सिर्फ एक अंडा देते थे। पूरी प्रजाति का भविष्य इसी एक अंडे पर निर्भर था। ब्रीडिंग के लिए आमतौर पर बारिश का मौसम चुना जाता था, क्योंकि इस समय खाने की बहुत ज्यादा मात्रा होती थी। नर डोडो जमीन पर छोटी छोटी आवाजें निकालकर और बॉडी पोज दिखाकर मादा डोडो की ओर अपनी ओर खींचते थे। उनके बीच कोई मुश्किल या आक्रामक मीटिंग कंपटीशन नहीं देखा गया। मीटिंग के बाद मादा डोडो जमीन पर थोड़ी घास और सूखी पत्तियों से एक उथला घोंसला बनाती थी। घोंसला बहुत सादा था, बिना किसी सुरक्षा घेरे के। उस समय ये माहौल के हिसाब से सुरक्षित था, क्योंकि आइलैंड पर कोई बड़े शिकारी नहीं थे। लेकिन इंसानों के आने के बाद ये आसान रिप्रोडक्टिव सिस्टम डोडो के लिए एक बड़ी कमजोरी बन गया। एक अंडे का खत्म होना मतलब एक पीढ़ी का खत्म होना था। डोडो पक्षी के अंडे काफी बड़े होते थे और उनका छोल सख्त होता था। अगर अंडा जमीन पर भी होता तो उससे ज्यादा पनाह नहीं मिलती थी। माँ डोडो आमतौर पर अंडों को सेती थी, लेकिन नर डोडो का हिस्सा बहुत कम होता था। अंडे लगभग 45 से 50 दिनों के बाद फूटते थे। जन्म के बाद चूजा पहले तो बहुत लाचार था, क्योंकि वो उड़ नहीं सकता था और उसमें तेज दौड़ने की काबिलियत नहीं थी। इसलिए चूजे को पूरी तरह से माहौल पर निर्भर रहना पड़ता था। माँ डोडो चूजे को नरम फल और हल्का चबाया हुआ खाना खिलाती थी। चूजे धीरे धीरे बड़े हुए। बड़े होने में लगभग 1 साल लगा। इस लंबे समय तक निर्भर रहना सबसे बड़ा खतरा था। इंसानों और अनोखे जानवरों के आने के बाद अंडे और चूजे आसानी से खत्म हो गए। डोडो पक्षी का ये धीमा प्रजनन चक्र प्रकृति के शांत माहौल में असरदार था, लेकिन तेजी से बदलती दुनिया में ये एक बड़ी कमजोरी थी। तो अब हम जानेंगे कि डोडो पक्षी पहली बार इंसानों से कैसे मिला। जब डच नाविक 1598 में मॉरिशस द्वीप पर पहुंचे तो उन्होंने जो देखा उससे वे हैरान रह गए। डोडो पक्षी इंसानों को देखकर भागा नहीं, बल्कि उसे उत्सुक नजरों से देखने लगा। इस निडर व्यवहार ने नाविकों के लिए डोडो को आसान शिकार बना दिया। वे डोडो को डंडों, पत्थरों या हाथों से पकड़ सकते थे। हालांकि डोडो का मांस बहुत स्वादिष्ट नहीं था, लेकिन समुद्री यात्रा में खाने की कमी को पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। धीरे धीरे लोगों ने डोडो को एक बेवकूफ पक्षी के रूप में पहचाना, लेकिन असली सच्चाई ये है कि डोडो कभी शिकारियों से परिचित नहीं था और उसने डरना नहीं सीखा। इंसानों ने न केवल डोडो का शिकार नहीं किया, बल्कि वे द्वीप पर सुअर, कुत्ते, चूहे और बंदर ले आए। इन जानवरों ने डोडो के अंडों और चूजों को नष्ट करना शुरू कर दिया। यहीं से डोडो पक्षी के खत्म होने का अदृश्य सफर शुरू होता है। तो चलिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि दुनिया से डोडो पक्षी के खत्म होने का मुख्य कारण क्या है। डोडो पक्षी का खत्म होना रातों रात नहीं हुआ। ये एक धीरे धीरे चुपचाप होने वाली मुसीबत थी। बहुत ज्यादा शिकार, जंगलों की कटाई और अनोखे जानवरों के हमले, इन सभी ने डोडो के होने को खतरे में डाल दिया। डोडो जल्दी बच्चे नहीं पैदा कर सकते थे। साल में एक अंडा, जिसमें से ज्यादातर खत्म हो जाते थे। इस वजह से नए डोडो के पैदा होने से पहले ही पुराने अंडे मरने लगे। 1662 के बाद डोडो के देखे जाने का कोई भरोसेमंद सबूत नहीं मिला। माना जाता है कि 1681 तक डोडो पक्षी दुनिया से पूरी तरह खत्म हो गया था। इंसानों द्वारा सिर्फ 80-90 सालों में एक प्रजाति को पूरी तरह खत्म कर देना, डोडो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। डोडो पक्षी का खत्म होना किसी नाटकीय घटना से नहीं, बल्कि चुपचाप हुआ। इतिहास में बहुत कम जानवर ऐसे हैं जिनके खत्म होने का समय इंसानी रिकॉर्ड में इतने साफ तौर पर दर्ज है। 1662 के बाद से डोडो पक्षी के देखे जाने का कोई भरोसेमंद सबूत नहीं है। कुछ नाविकों की डायरियों में लिखा है कि कुछ डोडो अभी भी मॉरिशस के घने जंगलों में छिपे हुए थे, लेकिन पेड़ों की कटाई, इंसानों की बस्ती और अनोखे जानवरों के फैलने से वो पनाहगाह खत्म हो गई। आज डोडो पक्षी का कोई पूरा कंकाल मौजूद नहीं है। जो मिले हैं वे अलग अलग समय पर अलग अलग मिले हैं। ये कमी डोडो को और भी रहस्यमयी बनाती है। 1681 के आसपास वैज्ञानिकों का मानना था कि डोडो पक्षी दुनिया से पूरी तरह गायब हो गया है। एक प्रजाति का इतिहास यहीं रुक जाता है। डोडो हमें याद दिलाता है कि इंसानी नासमझी कितनी जल्दी किसी जानवर को दुनिया से हमेशा के लिए मिटा सकती है। तो अब हम एक अनजानी बात के बारे में जानेंगे कि डोडो पक्षी इंसानों के लिए कितना उपयोगी था। हम अक्सर डोडो पक्षी को एक गैर जरूरी या बेवकूफ जानवर समझते हैं, लेकिन असलियत बिल्कुल अलग है। डोडो मॉरिशस के कुदरती संतुलन का एक जरूरी हिस्सा था। डोडो पक्षी फल खाता था और बीज फैलाता था। खास तौर पर तंबाला कॉक पेड़ के बढ़ने में डोडो ने बहुत बड़ा रोल निभाया। इस पेड़ का फल डोडो के अलावा कोई भी जानवर आसानी से नहीं तोड़ सकता था।
इसके अलावा डोडो पक्षी मरे हुए फल और पौधे खाकर जंगल को साफ रखता था, जिससे नए पेड़ उगने में मदद मिलती थी। इनडायरेक्टली ये मिट्टी की फर्टिलिटी बनाए रखता था। अगर लोगों ने डोडो को बचाकर रखा होता तो आज मॉरिशस की बायोडाइवर्सिटी और भी ज्यादा होती। डोडो हमें सिखाता है कि किसी जानवर के फायदे हमेशा सीधे तौर पर नहीं दिखते, लेकिन नेचर में उसका रोल गहरा और दूर तक पहुंचने वाला होता है। डोडो पक्षी के खत्म होने के बाद मॉरिशस के एनवायरनमेंट में धीरे धीरे अजीब बदलाव देखे गए। कुछ पौधों ने ब्रीडिंग बंद कर दी, जबकि कुछ एग्जॉटिक पौधे अजीब तरह से बढ़ने लगे। डोडो एक खास प्रजाति थी जिसकी मौजूदगी पूरे इकोसिस्टम को कंट्रोल करती थी। डोडो के बिना फलों के बीज कम फैलते थे, जिससे जंगल का नेचुरल साइकिल बिगड़ जाता था। भले ही इंसानों ने इस कमी को पूरा करने की कोशिश की, लेकिन कुदरत का बनाया हुआ सही तालमेल कभी वापस नहीं आया। साइंटिस्ट्स को बाद में एहसास हुआ कि किसी जानवर के खत्म होने का मतलब सिर्फ एक प्रजाति का खत्म होना नहीं है, बल्कि पूरे कुदरती नेटवर्क का खत्म होना है। डोडो की कहानी इकोलॉजी के इतिहास का एक अहम चैप्टर है। इसने पहली बार साबित किया कि इंसान कुदरत का बैलेंस बिगाड़ सकते हैं, और ये नुकसान अक्सर ऐसा होता है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। इसलिए डोडो पक्षी की कहानी सिर्फ बीते हुए कल की नहीं है, ये आज और आने वाले कल के लिए एक गहरी चेतावनी है। डोडो हमें सिखाता है, अगर इंसान जागरूक ना हो तो कुदरत कभी भी इंसानों से अपना बचाव नहीं कर सकती। डोडो नुकसान ना पहुंचाने वाला, निडर और शांत था। उसकी इसी खूबी की वजह से उसकी मौत हो गई। आज दुनिया में कई जानवर उसी रास्ते पर चल रहे हैं। गैर कानूनी शिकार, जंगलों की कटाई और क्लाइमेट चेंज के शिकार। साइंस की किताबों में डोडो का नाम अब हमेशा के लिए खत्म होने की निशानी है। इंग्लिश में तो एक कहावत भी है, डोडो की तरह मरा हुआ। ये चैप्टर हमें याद दिलाता है, अगर हम अभी यही सीखे तो भविष्य में और भी कई डोडो इतिहास के पन्नों में खो जाएंगे। हालांकि मॉडर्न साइंस डोडो पक्षी को वापस लाने के बारे में सोच रहा है, जिसे डी एक्सटिंक्शन थ्योरी कहा जाता है। साइंटिस्ट्स कुछ डोडो हड्डियों से थोड़ा डीएनए इकट्ठा करने में कामयाब हो गए हैं। डोडो का सबसे करीबी रिश्तेदार निकोबार कबूतर है। इस पक्षी के डीएनए का इस्तेमाल करके डोडो के जेनेटिक स्ट्रक्चर को फिर से बनाने की कोशिश की जा रही है। भविष्य में जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए डोडो जैसा जानवर बनाना मुमकिन हो सकता है, लेकिन यहीं पर नैतिक सवाल उठता है। क्या एक खत्म हो चुके जानवर को वापस लाना सही है? क्या आज की दुनिया में डोडो के लिए सही माहौल है? कई साइंटिस्ट्स के मुताबिक डोडो को वापस लाने से ज्यादा जरूरी है खतरे में पड़े जानवरों को बचाना। इसलिए भविष्य के कंजर्वेशन साइंस के डेवलपमेंट के लिए डोडो डीएनए रिसर्च ज्यादा जरूरी है। हालांकि डोडो पक्षी खत्म हो चुका है, फिर भी ये लोगों की कल्पना में अभी भी जिंदा है। यूरोपियन आर्ट में डोडो पक्षी को अक्सर एक अजीब और मजेदार जानवर के तौर पर दिखाया जाता है। दुनिया भर में मशहूर लेखक लुइस कैरल ने अपनी किताब एलिस इन वंडरलैंड में डोडो कैरेक्टर का इस्तेमाल किया था। वहां डोडो एक अजीब लेकिन समझदार कैरेक्टर था, जो सांकेतिक रूप से खत्म होने का इशारा देता है। आज डोडो एक सिंबल बन गया है, गलत फैसलों और लापरवाही की वजह से खत्म होने का सिंबल। डोडो का इस्तेमाल कई कार्टून, लोगो और एजुकेशनल किताबों में देखा जा सकता है, ताकि बच्चों को नेचर कंजर्वेशन का महत्व सिखाया जा सके। डोडो ये साबित करता है कि अगर कोई जानवर मर भी जाए तो लोग उसकी कहानी नहीं भूलते। तो चलिए अब मॉडर्न दुनिया में डोडो पक्षी के असर के बारे में गहरा रहस्य जानते हैं। आज डोडो पक्षी मॉडर्न एनवायरमेंटल मूवमेंट का सिंबल है। ये पहला जानवर है जिसके खत्म होने के लिए इंसान सीधे तौर पर जिम्मेदार है। साइंटिस्ट्स भी ये मानते हैं। डोडो की कहानी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के मॉडर्न कॉन्सेप्ट की शुरुआत है। खत्म होना शब्द लोगों के लिए डोडो के जरिए असलियत बन गया। मॉरिशस के आइलैंड पर डोडो को आज भी नेशनल सिंबल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। डोडो की तस्वीर सिक्कों, पोस्टेज स्टैंप और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर देखी जा सकती है, एक गलती की याद दिलाने के लिए। डोडो हमें याद दिलाता है, नेचर को खत्म करने में समय लगता है, लेकिन उसे ठीक करने में सदियां भी नहीं लगती। हालांकि अगर हम डोडो पक्षी की तुलना दूसरे खत्म हो चुके जानवरों से करें, तो हम देखते हैं कि हालांकि डोडो पक्षी का खत्म होना दुनिया के इतिहास में एक अनोखी घटना है, लेकिन ये अकेला नहीं है। डोडो की तुलना मैमथ, सेबर टूथ टाइगर, क्वागा या थाइलासीन से भी की जाती है, लेकिन डोडो के मामले में एक फर्क साफ है। इसका खत्म होना पूरी तरह से इंसानों की वजह से हुआ था। ये क्लाइमेट चेंज या नेचुरल डिजास्टर नहीं थे, बल्कि शिकार, जंगलों की कटाई और अनोखे जानवरों का आना था जिससे डोडो खत्म हो गया। मैमथ हजारों साल पहले खत्म हो गया था, लेकिन डोडो इंसानों के मॉडर्न युग की शुरुआत में खत्म हो गया। नतीजतन हमारे पास डोडो के खत्म होने का एक साफ और डिटेल्ड रिकॉर्ड है। ये तुलना दिखाती है कि जैसे जैसे इंसान ज्यादा एडवांस हुए हैं, प्रकृति को नुकसान पहुंचाने की उनकी क्षमता भी बढ़ी है। डोडो पहली चेतावनी की घंटी थी।
लेकिन डोडो पक्षी के बारे में आम गलतफहमी ये है कि डोडो पक्षी को अक्सर एक बेवकूफ और आलसी जानवर के तौर पर दिखाया जाता है, लेकिन असल में ये पूरी तरह से गलतफहमी है, क्योंकि डोडो अपने माहौल के हिसाब से पूरी तरह ढल गया था। बहुत से लोग सोचते हैं कि डोडो बहुत धीमा था, लेकिन रिसर्च कहती है कि डोडो के पैर मजबूत थे और तेज चलने के लिए सही थे। एक और गलतफहमी ये है कि इंसानों के आने से पहले डोडो कमजोर हो गया था, लेकिन असल में इंसानों के आने से पहले डोडो हजारों सालों तक कामयाबी से जिंदा रहा था। ये गलतफहमियां इंसानी जिम्मेदारी से बचने की एक दिमागी आदत है। हम डोडो को दोष देकर अपनी गलतियों को छुपाना चाहते हैं, लेकिन अगर डोडो आज भी जिंदा होता तो सोचिए क्या होता। मान लीजिए डोडो पक्षी आज भी धरती पर जिंदा होता, तो मॉरिशस का आइलैंड आज दुनिया के बायोडाइवर्सिटी सेंटर में से एक होता और डोडो इको फ्रेंडली टूरिज्म का सिंबल बन सकता था। उस समय लोग डोडो को देखने आते, उसका शिकार करने नहीं। डोडो स्कूल की किताबों में इस बात का जीता जागता उदाहरण होता कि प्रकृति इंसानों के साथ कैसे रह सकती है। ये कल्पना हमें परेशान करती है, क्योंकि ये मुमकिन था अगर लोगों को समय रहते पता चल जाता। तो डोडो पक्षी की कहानी सिर्फ साइंटिफिक फैक्ट्स का कलेक्शन नहीं है, ये एक इमोशनल ह्यूमन डॉक्यूमेंट है। साइंस हमें सिखाता है कि डोडो कैसे खत्म हो गया, लेकिन इमोशन हमें सिखाता है कि ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए था। डोडो का खत्म होना इंसानी नैतिक जिम्मेदारी का सवाल उठाता है। क्या हम प्रकृति के रक्षक हैं या उसे खत्म करने वाले? इस सवाल का जवाब ढूंढने में डोडो की कहानी आज भी काम की है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नहीं तो कमेंट बॉक्स में इस पर कमेंट करना ना भूलें और हमें इस मामले पर अपनी राय बताएं। धन्यवाद।